हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट 3 लेकर आई हूँ आपके लिए समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र में आपके कार्ल मार्क्स का जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। आज आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बताऊंगी। ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। यहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद उसका अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। ये द्वंद्वात्मक पद्धति के तरह दार्शनिक चिंतन का विषय है, बल्कि अनुभव मूलक विज्ञान की तरह सामाजिक और ऐतिहासिक चिंतन का विषय है। ऐतिहासिक भौतिकवाद इस मान्यता से आधारित आरंभ है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का मार्ग निर्धारित करते हैं। आप देखें, मार्क्स के अनुसार समाज के दो तत्व होते हैं, एक आधार संरचना या अधिसंरचना। मार्क्स के अनुसार समाज का प्रमुख तत्व आधार यानी उत्पादन प्रणाली है। आधार में परिवर्तन से अधिसंरचना और सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक व्याख्या में परिवर्तन आता है। मार्क्स के शब्दों में उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध ही बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता था तब सामंतवाद का अस्तित्व था। जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगा तब पूंजीवाद का जन्म हुआ। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवस्थाएं क्या क्या है? यह है उत्पादन के साधनों के आधार पर मार्क्स ने इतिहास को निम्न 6 अवस्थाओं में बांटा है। नंबर 1, आदिम साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक अवस्था साम्यवादी थी। इसमें संपत्ति सामूहिक थी और शोषण का अभाव था। यानी आदिम साम्यवादी युग में शोषण नहीं था, सभी तरफ समानता का समान थी। जो समाज था उस समय का वो साम्यवादी था, सभी एक समान थे, किसी में कोई असमानता की भावना नहीं थी और ना ही कोई अमीर ना ही कोई गरीब था। अगला जो आया, दास व्यवस्था। मार्क्स के अनुसार हल के आविष्कार और कृषि अर्थव्यवस्था के आविष्कार के साथ कुछ लोगों ने भूमि पर आधिपत्य जमा लिया। कुछ लोग उनके अधीन कार्य करने लगे जिन्हें दास कहा जाने लगा। इस प्रकार समाज दो वर्गों स्वामी दास में विभाजित हो गया। दास युग में मालिकों की संख्या कम थी, दासों के अधिक और दास युग में मालिकों की संख्या कम थी लेकिन दासों की अधिक। इसलिए मालिकों को डर रहता था कि दास विद्रोह करके उन्हें नष्ट कर देंगे। अतः दासों की शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सत्ता, कानून, पुलिस, जेल को जन्म दिया। यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने पर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमें प्राचीन यूनानी और नगर राज्यों में देखने को मिलती है। उत्पादन की एशियाई पद्धति और प्रणाली। मार्क्स ने इस अवस्था में की विशेषताओं को सिर्फ एशियाई देशों तक सीमित रहने के कारण ही ऐसा नाम दिया, लेकिन मार्क्स का स्पष्ट मानना है कि अत्यंत व्यापक क्षेत्रों में इस प्रणाली की उपस्थिति के कारण इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसे इतिहास की प्रमुख अवस्थाओं में शामिल करना आवश्यक है। मार्क्स ने इस प्रणाली की विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें राज्य और सुविधा संपन्न वर्ग के सदस्य कृषकों को उनकी उपज का सिर्फ एक भाग ही उपभोग के लिए देते थे और शेष भाग पर उनका स्वयं का अधिकार होता था। अर्थात उत्पादन करने वाले कृषक की संपूर्ण उत्पादित वस्तु पर राज्य का नियंत्रण था। उस उत्पादन में से एक निश्चित भाग उत्पादन करने वाले कृषकों को उनकी जीविका निर्वाह के लिए दिया जाता था, जबकि शेष भाग राज्य के अधिकार में चला जाता था। सामंती युग। बैलों के द्वारा खेती की जुताई बड़े स्तर पर होने लगी। देखिए, आपने देखा है कि जैसे कि सामंत काल उस समय साम्यवाद था, उसके बाद दास व्यवस्था में कब आया, जब कुछ लोग भूमि पर अधिकार करने लगे। अगला है सामंती युग, जब बैलों द्वारा जुताई होने लगी।
उस समय भूस्वामी के उदय के साथ साथ बड़े सामंतों का भी उदय हुआ। दास अब कृषक बन गए और इस व्यवस्था में भी समाज दो स्तर में विरोधी वर्गों में बंट गया, सामंत और किसान। यानी सामंती युग में सामंत और किसान हो गए और दास युग में मालिक और किसान थे। उसके बाद में करघे, मशीन आदि का आविष्कार हुआ। मशीन का आविष्कार होने पर सामंती समाज पूंजीवादी समाज में बदल गया। मार्क्स के शब्दों में पवन चक्की के आविष्कार के साथ सामंतवाद आया। भाप के इंजन के आविष्कार के साथ पूंजीवाद अस्तित्व में आया। अब आगे देखते हैं पूंजीवाद कब आया। पूंजीवाद यानी भाप का जब इंजन का आविष्कार हुआ तब पूंजीवाद आया। पूंजीवाद समाज भी शोषण और शोषित दो वर्ग परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया। शोषक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, जबकि शोषित वर्ग उद्योगों पे श्रम करता था। यानी शोषक वर्ग था जो उत्पादन के साधनों पर, यानी मालिक था, मिल का मालिक शोषक वर्ग था और शोषित वर्ग मतलब श्रमिक था। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी वर्ग का उद्योगों के साथ राज्य जैसी संस्था पर भी नियंत्रण था, जिसका उपयोग वह श्रमिक वर्ग का दमन करने के लिए करते थे। वस्तुतः पूंजीपति श्रमिकों को उनके श्रम का बहुत कम प्रतिफल देते थे, जिसके कारण श्रमिक वर्ग की दशा दयनीय थी। यहाँ कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि आदिम समाज सामुदायिक है, जबकि बाद के आने वाले समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण शोषक हैं। अब आप देखें, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति समाज में पूंजी का केंद्रीकरण होने लगा। पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी होती गई और श्रमिक वर्ग का आकार शोषण बढ़ता गया। श्रमिकों के शोषण के कारण उनमें वर्ग चेतना का उदय हुआ और वे संगठित होकर पूंजीपति वर्ग का धराशायी कर उत्पादनों के साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसी के साथ सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की अवस्था आरंभ हो गई। अब देखिए सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में श्रमिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते। मार्क्स के शब्दों में इनमें लुटेरों को लूट लिया जाता था। इसमें सत्ता का प्रयोग शासक वर्ग की स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि शोषक की परंपरा को समाप्त करने के लिए किया जाने लगा। इसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व में रखा जाएगा, ताकि वह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन सके। यानी सार्वजनिक तौर पर रखा जाएगा, जिससे कि वो सार्वजनिक तौर पे सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सके, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन सके। मार्क्स के अनुसार जब संपूर्ण समाज श्रमिक वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तब वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र यही है कि संपूर्ण समाज में श्रमिकों में परिवर्तित हो जाएगा संपूर्ण समाज, और वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। जब वर्ग विहीन समाज बनेगा तो ऐसे समाज के लिए राज्य की भी कोई जरूरत नहीं होगी, राज्य का भी अंत हो जाएगा। राज्य विहीन, शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों न दिखाई दे, पिछली अवस्था से उत्तम ही होती है जब विकास के लक्ष्य के निकट होती है। इसलिए मार्क्सवाद को प्रगतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। केवेट ने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था, केवेट ने। अब आगे देखिए, अगला इनका सिद्धांत है मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वो अपनी पुस्तक दास कैपिटल में देते हैं। आपको पता है कि दास कैपिटल 3 वॉल्यूम में डिवाइड है। दास कैपिटल 3 वॉल्यूम में डिवाइड है। दास कैपिटल का 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में डिवाइड है दास कैपिटल। अब आगे देखें कि इसी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया है कि व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं।
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों के मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। देखें, मार्क्स के शब्दों में श्रमिक को जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। उदाहरण के रूप में किसी वस्तु की कीमत 50 है, पूंजीपति श्रमिक को इस वस्तु के उत्पादन के लिए 10 देता है और शेष 40 अपने पास रख लेता है, तो 40 ही अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स के अनुसार इस अतिरिक्त मूल्य के कारण ही श्रमिक का शोषण होता है। अतिरिक्त मूल्य से ही पूंजीपति पूंजी का एकत्रीकरण करता है। मार्क्स के अनुसार इसी अतिरिक्त मूल्य के कारण ही श्रमिकों की पूंजीपति समाज में दशा दयनीय होती है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखें। मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि है। साथ ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के भी अनुकूल होती है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी है कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और दूसरा वर्ग वह है जो केवल शारीरिक श्रम करता है। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है। समाज के शोषण और शोषित ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहते हैं और इसमें समझौता कभी संभव देखा गया है। मार्क्स मुख्य रूप से दो ऐसे वर्गों की कल्पना करता है जो आधुनिक समाज में सक्रिय राजनीतिक इकाई है। इनमें से एक मध्य वर्ग है, नगरों में रहता है, व्यापार में लगा रहता है या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं में विशेष रुचि लेता है। दूसरा वर्ग औद्योगिक सर्वहारा वर्ग है। यह भी नगरों में रहता है, लेकिन यह वर्ग राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा अधिक सुरक्षा को महत्व देता है। आधुनिक समाज में इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता रहता है। मार्क्स की मान्यता है कि अंततः इस संघर्ष में सर्वहारा संवर्ग की विजय होगी, उसी वर्ग का आधिपत्य स्थापित होगा। अब आगे देखते हैं कि वर्ग संघर्ष के इतिहास में मानव जाति का इतिहास है। आपको पता है कि जो वर्ग संघर्ष का इतिहास है ये मानव जाति का इतिहास है। आपने देखा है कि जिस तरह से आदि मानव से लेकर अभी तक के जितने भी संघर्ष हुए हैं सभी संघर्ष मानव जाति द्वारा किए गए हैं। इतिहास का निर्माण करने वाले राजनीतिक आंदोलन वर्ग आंदोलन होते हैं। प्रत्येक देश में ये वर्ग आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर महान आंदोलनों को जन्म देते हैं। प्राचीन रोम में कुलीन सरदार साधारण मनुष्य दास होते हैं। मध्य युग में सामंत सरदार जागीरदार संघ स्वामी कामदार अप्रेंटिस तथा सेवक होते हैं। प्रायः इन समस्त वर्गों में इनकी उपश्रेणियां होती हैं। ये प्रमुख और दमन करने वाले तथा दलित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते हैं। इनमें कभी खुलकर और कभी छिपकर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। प्रत्येक समय इस युग के परिणाम स्वरूप समाज की क्रांतिकारी पुनर्रचना होती है। यह संघर्षरत दोनों वर्ग नष्ट हो जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने बुजुर्वा और श्रमजीवी शब्दों की स्पष्ट रूप से कहीं भी व्याख्या नहीं की। श्रमजीवी वर्ग की व्याख्या एक परिभाषा उपलब्ध है जो एंजिल की दी हुई है। इसके अनुसार श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर होता है, या न कि पूंजी के द्वारा प्राप्त लाभ पर। उसका सुख दुख जीवन मरण उसका संपूर्ण अस्तित्व उसके श्रम की मांग पर निर्भर है। जहाँ तक बुजुर्गा का प्रश्न है, संभवतः लेनिन ने भी कहा था कि बुजुर्गा उस संपत्ति का स्वामी है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है, जो हाथों के शोषण का एक महान अस्त्र सौंप देती है जिसे श्रमिक कभी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट थर्ड पार्ट पूरा हुआ। अब आप देखिए इसमें आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवस्था, ऐतिहासिक भौतिकवाद।
उसके बाद आपने क्या पढ़ा? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और उन्होंने ये जो आपको दिए गए हैं, जैसे साम्यवादी युग, उसके बाद में सामंती युग, पूंजीवादी युग, ये सारे युग जो हैं ये कार्ल मार्क्स के समाज के प्रकार ही हैं। अगला सिद्धांत है सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। आप जान गए हैं कि उन्होंने क्या कहा था। साम्यवाद का जनक कौन है? साम्यवाद के जनक है केवेट ने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द दिया था। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत लिए थे किससे? दास कैपिटल में उन्होंने दिया है। और किससे लिया था? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो से। आप जानते होंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भौतिकवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपने देखा। आप मेरे चैनल पर आए और आपने मेरे लेक्चर को सुना। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? और अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल बटन को दबाइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।